कितना आता है एंड फिर आगे करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं करंट होती क्या है, करंट इज rate of flow of charge. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम दो करंट्स की बात कर लेते हैं। एवरेज करंट थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन की अगर वायर है उसके एक जगह से अगर आपने देखना है कि एवरेज करंट कितनी फ्लो की, तो वी से टोटल चार्ज व्हिच फ्लोज थ्रू इट अपॉन टोटल टाइम। कि अगर चार्ज 10 कूलम फ्लो किया 2 सेकंड्स में, तो वी कैन से 10/2 दैट विल बी द करंट फ्लोइंग, दैट इज एवरेज। बट जैसे आपने काइनेमैटिक्स में पढ़ा था कि दो वैल्यूज होती हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो आप एवरेज स्पीड को लिख देते थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस को डी एक्स बाई डी टी। तो सिमिलरली इसमें भी दो करंट होती है, एक एवरेज करंट विच फ्लोज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन और एक इंस्टेंटेनियस कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कितनी करंट फ्लो कर रही है। हो सकता है करंट कांस्टेंट ना हो, कभी बढ़ रही हो कभी कम हो रही हो। तो जब किसी इंस्टेंट पे निकालनी है देन वी कॉल इट इंस्टेंटेनियस करंट। और जैसे सेम काइनेमैटिक्स में ताकि डेल्टा एक्स डेल्टा टी और डी एक्स बाई डी टी, इसमें भी हम कर देंगे कि एवरेज चार्ज इज टोटल चार्ज विच फ्लोज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन। की अगर अपने एवरेज करंट लिखनी है इसको हम लिख देते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस को लिख देते हैं डी क्यू बाई डी टी रेटेड विद चार्ज फ्लोज। यूनिट आपको पता है चार्ज के यूनिट कूलम, इसके सेकंड कूलम पर सेकंड। और एसआई में वैसे कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम इज एम्पियर। सिमिलरली सीजीएस में स्टैट एम्पियर हो जाएगा, स्टैट कूलम पर सेकंड इज स्टैट एम्पियर। करंट स्केलर है या वेक्टर है? Scalar. करंट का मैग्नीट्यूड है, करंट की डायरेक्शन है, पर करंट स्केलर है बिकॉज Direction same रहती. ये बताया था 11th में वेक्टर्स में जब एग्जांपल लिया था। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन बोलो जल्दी से, क्या थी? which follow vector Law of vector addition ही follow. Which follow laws of vector addition। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो उसको ऐड करना है तो उसे वेक्टर के लॉज फॉलो करने हैं। तो करंट में तो ऐसा नहीं है ना। मेरे पास अगर ये दो वायर्स हैं, इसको हम कह देते हैं जंक्शन बन गया, कि जहां पे दो से ज्यादा वायर्स मीट करें वो जंक्शन होता है। यहां से करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर। अब इन दोनों वायर्स में कोई भी एंगल हो, दिस इज 5 एम्पियर ओनली। इस जंक्शन Yes. पे जितनी करंट आएगी उतनी लीव करेगी, उसमें एंगल का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो बिकॉज करंट स्केलर्स की तरह ऐड होती है इसलिए हम इसे स्केलर लेते हैं। इट्स नॉट अ वेक्टर बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। और क्यों ऐसा? क्योंकि जितनी करंट आए उतनी लीव करे। ये कौन सा लॉ है, किस पे बेस्ड है? conservation of charge कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ से 12 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन आए, तो इधर 22 ही जाएंगे ना, बिकॉज ये कोई जगह थोड़ी है चार्ज स्टोर करने की। इट्स जंक्शन इज नॉट अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। जंक्शन क्या होता है? हम जंक्शन किसको बोलते हैं? where two or more wires नहीं, जंक्शन जनरल मतलब जंक्शन इज एन इंग्लिश वर्ड। जैसे जलंधर का रेलवे स्टेशन है, अंबाला का रेलवे जंक्शन है। जहाँ पे कुछ चीजें मीट करती हूँ। जंक्शन होता है जहां पे दो से ज्यादा लाइंस मीट करें, बिकॉज दो लाइन मीट करें तो ये तो जंक्शन नहीं बना ना। इसको तो आप कह सकते हो यहां से आए और इधर चले गए, जंक्शन थोड़ी है, तो बेंड है एक सिर्फ। और अगर दो से ज्यादा मीट कर जाए तो देन वी कॉल इट जंक्शन। तो जलंधर में एक ही लाइन है, एक साइड से आती है दूसरी साइड चली जाती है, कि तीसरी डायरेक्शन से कोई लाइन रेलवे लाइन आगे नहीं मिल रही। तो अंबाला में अलग अलग डायरेक्शन से आगे मिलती है, तो इसलिए उसको जंक्शन बोल देते हैं कि वो जंक्शन है, वहां से फिर आगे अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेन जा सकती हैं। सो एनीवेज, जंक्शन इज जहां पे दो से ज्यादा वायर्स मीट करें, दो मीट करें देन इट्स नॉट कॉल्ड अ जंक्शन। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है कि जितनी करंट आएगी या जितने चार्जेस आएंगे उतने लीव भी करेंगे। इट्स नॉट अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना क्यों है? बिकॉज आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, आप डेली लाइफ में देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई खास यूज है नहीं आपकी लाइफ में, बट करंट का है। आपके घर में दो तरह की डिवाइसेस यूज होती हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन सी यूज करते हो घर में? fan Fan light. फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, नॉर्मल जो डेली लाइफ की चीजें जिसमें कुछ आपने इंटेलिजेंस यूज नहीं की। अगर आपके घर में स्मार्ट फैन है तो मैं कह सकता हूँ कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें कुछ तरह के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे हो सकते हैं। आप रूम से उठ के जाओ तो वो अपने आप स्विच ऑफ हो जाए, तो दैट्स एन इंटेलिजेंट फैन। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज होती है।
तो नॉर्मल फैन जो आपने स्विच ऑन किया तो चल गया, स्विच ऑफ किया तो बंद हो गया, दे आर ऑल बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप में से जो इंजीनियरिंग करेंगे तो देयर आर टू ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोनों में अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं। इलेक्ट्रिकल इज अ नॉर्मल डिवाइस फंक्शनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इज बेसिकली डिवाइसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स। तो आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेस है जो करंट से ऑपरेट होती हैं। अब करंट दो तरह की होती है जो आपने 9th-10th में पढ़ा था, डीसी एंड एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। वैसे फर्क क्या है? डीसी मींस जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो वी कॉल इट डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट इज विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ग्राफिकली अगर मैं शो कर दूं तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैं कह सकता हूं दिस इज करंट टाइम ग्राफ और ये स्टेडी स्टेट डीसी। स्टेडी स्टेट डीसी मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। स्टेडी स्टेट डीसी मैं ऐसे ड्रॉ करता तो दिस इज वेरिएबल डीसी। मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है बट डायरेक्शन नहीं बदल रही। हमेशा करंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी। वेयर आपके घर में ऐसी सप्लाई आती है जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है, दैट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट। इंडिया में फ्रीक्वेंसी क्या है एसी की? 1/100 50 hertz 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मतलब ये टाइम कितना हो गया? 1/50 1/100 1/100 1/100 जैसे हाफ साइकिल है ना। सो 1/100 सेकेंड। इसीलिए अगर आपको कभी करंट पड़ी है लाइफ में तो यू ऑब्जर्व कि आपको एक शॉक लगा, बिकॉज आपकी बॉडी में से जो करंट पास की दैट इज फॉर 1/100 सेकेंड या उससे भी कम। तो जैसे ही ये करंट जीरो होती है, बिकॉज आपकी बॉडी में से करंट फ्लो कर रही थी, बीट पॉजिटिव और नेगेटिव, बॉडी उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, पर जैसे ही करंट पास करेगी आपका ब्रेन से बॉडी पार्ट्स का कनेक्शन स्नैप हो जाता है। वो जैसे ही जीरो होती है इट अगेन इज देयर। तो ब्रेन से ऑर्डर आता है, आप हाथ उठा लेते हो, आपको पता चलता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने हाथ हटाना है वहां से, तो आप बाहर से हाथ हटाते हो। तो इट्स नॉट बेसिकली आपको झटका लगाओ, इट्स बेसिकली कि आपको ब्रेन से ऑर्डर आया है कि वहां से हाथ उठाना है। बोर्ड ब्लर्ड है सबको? मैंने अभी चैट मैसेज पढ़े। yes 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 यस sir सर। अभी ठीक है? ब्लर ये है। सब blur है सर ब्लर ऐसे है। अभी मैं कहानी सुना रहा हूँ, जब कुछ लिखना होगा तो मैं ठीक कर दूंगा। अभी कहानी सुन तो रही है ना, आवाज तो ठीक सुन रही है? यस यस सर। सर। यस सर। और फिर अभी तो कहानी सुना रहा हूँ, जब कुछ लिखाना होगा तो फिर मैं लिखूंगा बोर्ड पे तो कर दूंगा। सो बेसिकली दो तरह की करंट, एसी और डीसी। हमने अभी इस चैप्टर में डीसी पढ़नी है, ऑल्टरनेटिंग करंट एक अलग से चैप्टर है। तो अभी हम ऑल्टरनेटिंग करंट पे डील नहीं करेंगे, उसके अलग लॉज होते हैं, अलग फॉर्मूलाज के हिसाब से चलेगी। अभी हम सिर्फ डायरेक्ट करंट की बात करेंगे। ओम्स लॉ पढ़ा हुआ आपने? ओम्स लॉ yes sir क्या Easy होता पढ़ाई यार। है? इसी को आई ओम्स लॉ है। मैं अगर आपको बोलूं दो तरह के कंडक्टर हैं, एक ओमिक कंडक्टर, एक नॉन ओमिक कंडक्टर। मेरे पास एक ओमिक कंडक्टर था। ओमिक कंडक्टर कौन सा होता है जो ओम्स लॉ फॉलो करता है। फॉलो करता है, और नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, मेरे पास एक ओमिक कंडक्टर था, मैंने उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की 10 वोल्ट की, और उसमें करंट फ्लो की 2 एम्पियर ओमिक में। मेरे पास एक नॉन ओमिक कंडक्टर था, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की 20 वोल्ट की, करंट फ्लो की 4 एम्पियर। इधर रेजिस्टेंस कितनी और इधर कितनी? फर्स्ट वाले में 5। फर्स्ट वाले में 5। 5 क्या? 5 5 क्या यूनिट में तो बोलो। ohms इधर कितनी? इधर कितनी? इधर 5 होगी क्या नहीं होगी? फाइव होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
क्यों नहीं होगी 5? सर ओम्स लॉ को obey नहीं करेगा। ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। अच्छा, ये भी 5 ही होगी, ये भी 5 ही होगी, तो फिर ओम्स लॉ क्या है? ये दोनों ठीक हैं। ओ भैया, ओम्स ने कभी कहा ही नहीं था V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ। ओम्स ने कहा था रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, देन इट्स ओम्स लॉ। V is equal to IR is a standard relation. ओमिक कंडक्टर है, नॉन ओमिक है, AC है, कुछ भी है, AC में से V is equal to IZ कर देते हैं, इम्पिडेंस कर देते हैं। R ऐसे ही निकलता है V by I से। जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ ओबे करते हैं उनके लिए V की वैल्यू कुछ भी हो, V by I की रेशो सेम आ जाती है। मतलब जैसे मैं इसमें कहता, इसी में ओमिक में ही ये 20 वोल्ट, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी ये 4 एम्पियर होगी, R की वैल्यू जो है 5 ओम आ जाएगी। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 वोल्ट है बट I की वैल्यू 2 एम्पियर नहीं है, ये 3 एम्पियर है, तो R कितना आ जाएगा फिर? अब R कितना आएगा? 10/3 3.33 है ना? तो ओमिक कंडक्टर में R हमेशा सेम ही आएगा 5, मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वही आएगी हमेशा। नॉन ओमिक में वो वैल्यू बदलती रहेगी। तो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ बदलती है, और ओमिक कंडक्टर होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। ये फर्क होता है ओमिक और नॉन ओमिक में। V इज इक्वल टू IR इज नॉट ओम्स लॉ। ओम्स ने कहा क्या था, उसकी स्टेटमेंट क्या थी? मैंने आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ी 10th में वो नहीं पूछता, ओम ने क्या बोला था? चलो वो बताओ जो एनसीईआरटी में पढ़ी थी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी। तो उसने ऐसे लिखा, उसने कहा I प्रोपोर्शनल टू V और V इज प्रोपोर्शनल टू I, और इसको हमने कर दिया V इज इक्वल्स टू IR, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। For ohmic conductors, R is constant of proportionality. For non-ohmic conductors, R is not constant of proportionality. But V is equal to IR is still there. फर्क समझ आया चीज में? V is equal to IR तो हमेशा ट्रू है। ओमिक कंडक्टर है तो R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, नॉन ओमिक कंडक्टर है तो R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। यहाँ आप कह सकते हो कि R is equal to V by I, दिस इज कांस्टेंट। ये ओम्स लॉ है। अगर V by I की रेशो कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ है, नहीं तो ओम्स लॉ नहीं करता वो सब्सटेंस। अच्छा, अब करंट फ्लो कर रही है तो वायर के अंदर, बिकॉज वायर के अंदर ही करंट फ्लो करती है, और वायर अगर क्लोज लूप बना ले तो उसको क्या बोलते हैं? सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट चाहिए हमें, क्लोज लूप बनेगा तो करंट फ्लो करेगी, ओपन सर्किट होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी अगर क्लोज सर्किट नहीं होगा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जीरो, मतलब पोटेंशियल हर जगह पे सेम। सेम। तो अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, मान लो मेरे पास ऐसे एक से वायर है, सब बहुत ज्यादा कम दिख रहे हैं। दोबारा लॉग इन कर ले तो फिर दोबारा से लॉग इन करना, मैं चेंज कर देता हूँ बट लॉग इन करना साथ ही। मैं कर देता हूँ एनीवेज। हाँ जी, बताओ। मेटल्स हीट अप क्यों होते हैं जब करंट फ्लो करती है? से इफेक्ट करता है करंट को। करंट का इफेक्ट होता है। अच्छा, आपने से करंट फ्लो करूंगा आप हीट अप हो जाओगे? सर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग पड़ते हैं। सो वो फास्ट कोलाइड करते हैं एक दूसरे से तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए फिर वो। अच्छा, कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब आपकी किसी चीज से टक्कर होगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम नहीं हो सर, जाएगी? करंट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इसलिए कोलिजन होती है और फिर एक heat एक generate मिनट होती एक मिनट यार, मेरे को ना थोड़ा धीरे धीरे समझाया करो, मेरी फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर है। करंट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसका क्या मतलब है? फिजिक्स में सेंस बननी चाहिए। करंट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, आपने कहा, मेरे को इसका मतलब समझ सर, नहीं आया। करंट से काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती है? सर जब चार्जेस
कोलाइड करते हैं तो सर वो जो अपने एनर्जी किससे कोलाइड करते हैं? सर एटम से कर्नल सर, से। कर्नल से कोलाइड करते हैं, आयन से कोलाइड करते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? सर जो उनमें मतलब तो एनर्जी होती है थोड़ी सी वो हीट में चेंज हो जाती है। थोड़ा एलेबोरेट कर दो इस प्रोसेस को। अगर वैक्यूम में चार्जेस होते, मैं वायर की बात नहीं कर रहा, मेरे पास कोई भी फ्री चार्जेस है और वैक्यूम में है, मैं अगर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से उनकी स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि उन पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेगी, जो भी चार्ज है उस पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेगी QE, और उनकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट वुड बी QE/m। तो इस एक्सेलरेशन के कारण स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, स्पीड बढ़नी शुरू होगी तो दे विल एक्वायर वेरी हाई स्पीड्स। बट अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है? अगर मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, ऐसे मेटल की वायर है, तो उसमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कौन से? सर जो वेलर शेयर से निकल चुके होते हैं मेटल की, मतलब फ्री। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, चलो मान लिया, हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो रेस्ट पे होंगे? सर रैंडम मोशन होता है, वेलोसिटी जीरो। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, रेस्ट पे तो नहीं होंगे ना? डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। रेस्ट पे नहीं होंगे तो उनकी कुछ स्पीड होगी। अगर एक चीज रेस्ट पे नहीं है तो उसकी कुछ स्पीड होगी ना, फिर मैं वो स्पीड पूछ रहा हूँ क्या होती है। मेरे पास एक मेटालिक वायर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कुछ स्पीड है, कितनी? अभी मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया, वेलोसिटी 0 है, जो अभी कोई बोल भी रहा था कि उनकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक ने बोला रैंडम मोशन है, तो इन सब का मतलब ये है कि वो डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रहे हैं पर डिस्प्लेस नहीं कर रहे, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 है, बट एवरेज स्पीड। अच्छा, यही बता दो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। ये तो +1 में पड़ी होगी। 2.18 into 10 raised to power 8 centimeter per second. इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 centimeter per second. सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बेसिकली 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी होती है। दे मूव एट अ स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, बट उनकी जो मोशन होती है दैट इज रैंडम। अगर मैं ऐसे सिलेंड्रिकल वायर बनाता हूँ, इसके अंदर दे आर मूविंग रैंडमली, इधर गए, इधर के से कोलाइड किया, इधर आगे लैटिस आयन से कोलाइड करके, सो वो डिस्टेंस तो बहुत ट्रैवल करते हैं पर उनकी डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज 0। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है कंडक्टर के अंदर, बिकॉज जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। तो मैंने जब इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस डायरेक्शन में, हायर से लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, फील्ड की या फील्ड के ऑपोजिट? ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर को लगी। इलेक्ट्रॉन पे जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगी तो उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ानी शुरू की इस फोर्स के कारण, बट बिकॉज वैक्यूम नहीं है, लैटिस आयंस हैं, उन्होंने स्पीड बढ़ाई, आगे जाके किसी से कोलाइड किए तो अपनी एनर्जी उस लैटिस आयन को ट्रांसफर कर दी। लैटिस आयन रेस्ट पे होते हैं, यस, वाइब्रेट कर सकते हैं लेकिन वाइब्रेट कर रहे हैं। लैटिस आयन रेस्ट कर सकते नहीं है, करते हैं। तो जब उनको एनर्जी मिलती है तो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। किस थ्योरी के हिसाब से? हीट की 2 थ्योरीज पढ़ी थी, कैलोरिक थ्योरी और डायनामिक थ्योरी। डायनामिक थ्योरी क्या थी? इंटरनल एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी तो होती है एनर्जी इन ट्रांजिट। इंटरनल एनर्जी क्या थी? काइनेटिक सम एनर्जी। ऑफ ऑल काइनेटिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल रोटेशनल और एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम।
तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेटिसाइंस की बढ़ जाती है, जिससे मेटल की वायर हीट अप हो जाती है। तो ये हीट अप किया, तो इसके लिए वर्क किसने किया? वर्क किया जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। बिकॉज हमने जब बैटरी लगाई थी तो उस बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डज सम वर्क। तो वो वर्क दो जगह पे जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को सो दैट दे डिस्प्लेस फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एंड it's given to the lattice ions in the form of increased vibrational energy, but most of the energy is given in the form of heat. That is one thing. Superconductors में क्या होता है वो हम बाद में आते हैं कि superconductors में हीट क्यों नहीं जनरेट होती है, उनकी रेजिस्टेंस जीरो क्यों होती है। और रेजिस्टेंस का भी यही रीजन होता है जो आपने बड़ा V इज इक्वल टू IR। R को हम कहते हैं R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस क्या होती है बेसिकली? बिकॉज इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट नहीं है। अगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उनकी फ्री मूवमेंट नहीं है, दे आर कोलाइडिंग एंड देयर पाथ इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग, दैट मींस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोज्ड। So that opposition is mathematically measured in terms of resistance, because as electrons tries to move across the conductor, their motion is opposed. उसके लिए हमने quantity define कर दी which is called resistance. और इसी के टर्म्स में सारी चीजें फिर आगे डेवलप होती हैं। बिकॉज जैसे आपने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? R is equals to Rho L by rho L by, very good, R is equals to rho L by। आपने लिखा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इसको प्रैक्टिकली सोच के देखो तो रेजिस्टेंस ज्यादा कब होनी चाहिए? जब कोलिजन ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा हो। अब आप इसको क्लासिकल सिचुएशन में देखो, आप 90 की स्पीड पे अपनी कार चला रहे हो और से लुधियाना जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ज्यादा है या कम है? आप यहां से जलंधर से शुरू हुए, जलंधर कैंट तक गए, प्रोबेबिलिटी कि आप किसी चीज से टकराओगे दैट इज लार्ज और स्मॉल? लार्ज। इट्स नॉट वेरी लार्ज। मैं बहुत बारी कैंट जाता हूँ, मैं चला भी लेता हूँ 90 पे। मतलब हाईवेज पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इज लेस बिकॉज, और ऐसे सोचो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन में से 5 किलोमीटर कार चलाता हूँ तब ज्यादा है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन की रास्ते में किसी चीज से कोलाइड करूँ तब ज्यादा है अगर मैं 50,000 किलोमीटर चलाता हूँ? मैं जितना ज्यादा चलाऊंगा चांसेस, मतलब अगर मैं पूरी लाइफ कार चला रहा हूँ तो कभी तो मेरा टक्कर होगी ना किसी चीज से। तो इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है अगर आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करो। मैं अपने घर से निकल के साथ वाले घर में गया तो मैं किसी चीज से टकराऊंगा, दैट इज स्मॉल। मैं जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन उतनी बढ़ जाएगी। अब आप एक बार ही जा रहे थे हाईवे पे लुधियाना, दूसरी बारी मैं आपको बोलूं आप 90 की स्पीड पे रैनक बाजार में कार चला रहे हो, अ क्राउडेड मार्केट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इज वेरी हाई। वेरी हाई बिकॉज वहां पे लोग ज्यादा हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स जो इसको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया इन द कंडक्टर्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होता जाएगा, मतलब आप ऐसे समझो रोड जितनी वाइड होती जाएगी कोलिजन के चांसेस कम। तो ये रिलेशन बन गया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बिकॉज यही फॉर्मूला था ना, R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो R इज इक्वल टू 1 बाय A। तो एरिया जितना बड़ा होता जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन उतनी कम होती जाएगी, लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन उतनी बढ़ जाएगी। सो रेजिस्टेंस इसलिए डिपेंड करती है लेंथ पे और एरिया पे कि इलेक्ट्रॉन वायर में जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसकी उतनी ज्यादा कोलिजन्स भी होंगी। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होता जाएगा कोलिजन्स उतनी कम होती जाएंगी, जिसके बेस पे फॉर्मूला बना दिया उन्होंने, R इज इक्वल टू रो L बाय। अगर मैं आपको बोलूं रो का फॉर्मूला क्या होगा? रो इज RA बाय L। अगर मैं वायर का एरिया डबल कर देता हूं तो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा? नो चेंज। क्यों? वो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, मतलब एक क्यों पर्टिकुलर constant है? टेंपरेचर पे। The nature क्यों of कांस्टेंट है? nature of material product। रेजिस्टिविटी होती क्या है पहले ये बता दो मेरे को।
Resistivity is equal to resistance when area is 1 meter square and length is 1 meter. मतलब बेसिकली आप मटेरियल, जिस भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी है उसके एक 1 मीटर लेंथ का ब्लॉक लो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज रेजिस्टिविटी. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. कि एक ब्लॉक जिसका लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसकी जो रेजिस्टेंस होनी है, फिर आप उस ब्लॉक की वायर बना लो, उस ब्लॉक की शीट बना लो, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम. सो इट्स अ मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट. कलर कोडिंग पढ़ी थी आपने पहले कभी कि नहीं पढ़ी हुई? कलर कोडिंग, No, sir. बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सुना कभी है? No, sir. नहीं. कलर कोडिंग फिर अभी मैं नहीं बताता क्या होता है, जब पहुंचेंगे उस टॉपिक पे तब कर लेंगे. और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था? सेल्स के बारे में पढ़ा था कुछ? हीट के बारे में पढ़ा. हीट के बारे में पढ़ा था. क्या पढ़ा था वो? H is equal to I square RT. This is called Joule's heating law. अच्छा, आया कहाँ से वैसे H is equal to I square RT? जब आपने 10th में पढ़ा होगा तो आपको लॉजिक नहीं आते थे, अब तो आते हैं. तो ये H is equal to I square RT आया कहाँ से? इसको ध्यान से देखना. मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस वायर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V. मैंने बैटरी लगाई या कुछ भी किया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V. इस पोटेंशियल डिफरेंस का फिजिकली मतलब क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस मींस कौन सा वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एंड टू द अदर. तो अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लेके जाता, एक चार्ज dq को लेके जाता हूँ a से b तक, वर्क डन कितना होगा? VDQ. क्लियर सबको? Yes. dq को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज मैंने I को लिखा था I is dq by dt, rate of flow of charge. V is equals to ohmic कंडक्टर है तो this comes out to be क्या बनाई? और ये कौन सी हीट है या कौन सा वर्क है? दिस इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन स्मॉल टाइम dt. टोटल टाइम t में वर्क डन निकालोगे तो Integration. आपको ये डेरिवेशन आती है, आप कर सकते हो. जूल्स को नहीं आती थी उस टाइम पे, इतनी फिजिक्स डेवलप नहीं हुई थी कि वो ऐसे कर पाता. उसने एक्सपेरिमेंटली किया था, उसने ऐसे नहीं किया था. यू कैन प्रूव इट, बट जूल्स का एक्सपेरिमेंटल लॉ था. एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या होता है कि उसने देखा कि अगर वो करंट को डबल कर देता है तो हीट जनरेटेड 4 टाइम्स हो जाती है, वो करंट को 3 टाइम्स बढ़ाता है तो हीट जनरेटेड 9 टाइम्स हो जाती है, 4 टाइम्स बढ़ाता है तो 16 टाइम्स हो जाती है. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके उसने कंक्लूड कर दिया कि हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, कि करंट को डबल करने से 4 टाइम्स बढ़ती है. फिर उसने देखा वो जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज करता है, बढ़ाता है, हीट भी उतनी ज्यादा जनरेट होती है. तो ही सेड आई हीट जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू आर, एंड जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करती है उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. तो उसने एक्सपेरिमेंटली किया था, फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को 1 कर दिया. बट आप इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हो कि होल ऑफ द वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट. अच्छा, ऐसे अगर मेरे पास एक सर्किट है, इस रेजिस्टेंस के कारण ए और बी पे करंट सेम होगी या डिफरेंट? Same. क्यों? बीच में तो रेजिस्टेंस लगी थी, उसको करंट को कम नहीं करना चाहिए था. So, लेकिन वो स्टोर नहीं कर सकती करंट, इसलिए जितनी निकलती है उतनी निकलनी पड़ेगी. मेरा क्वेश्चन है कि इस रेजिस्टेंस के कारण करंट कम हो, मतलब कर नहीं सकती, वो अलग बात है. फिजिकली अगर इसकी रेजिस्टेंस है तो इसके कारण करंट एंटरिंग और करंट लीविंग सेम क्यों होनी चाहिए? मतलब रेजिस्टेंस ने फिर किया क्या अगर करंट ही नहीं बदली तो? सर करंट कम तो हो गई, लेकिन
मतलब जैसे सर्किट में पे कम फ्लो करेगी, जितनी घुसती उतनी निकलेगी, लेकिन सर्किट में कम फ्लो करेगी। एक इंग्लिश में ना स्टेटमेंट होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ चेन डिपेंड्स ऑन वीकेस्ट लिंक। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ अ चेन डिपेंड्स ऑन द वीकेस्ट लिंक। तो मतलब कितनी भी मतलब मजबूत चेन बना दो, मतलब जो वीकेस्ट बीच में से अगर कहीं से खराब है तो वहां से वो टूट जाएगी। सिमिलरली अगर हम लिक्विड फ्लो की बात करें, आपने बहुत वाइड क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली पाइप ले ली और वो बहुत वाइड क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली पाइप ही थी, बट बीच में एक छोटा सा रीजन था जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कम था, तो पानी का फ्लो ये वाला एरिया डिटरमिन करेगा या बीच वाला एरिया? बीच वाला। सो बेसिकली कितनी करंट फ्लो करनी है वो इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, वो शुरू में ही इफेक्ट डाल देगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ए पे ही करंट कम हो जाएगी और वही फिर आगे जाएगी, बिकॉज वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। यहां से अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स चले तो इधर से 50 ही बाहर आने हैं, बट रेजिस्टेंस इतनी बढ़ती जाएगी, करंट ए पॉइंट पे ही कम हो जाएगी। ये नहीं है कि ज्यादा फ्लो कर रही है और रेजिस्टेंस के बाद कम हो गई। रेजिस्टेंस का रूल सिर्फ यह है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप विल बी स्मॉल, तो पूरे लूप में स्मॉल करंट फ्लो करेगी। पहले इतना लिख लो फिर करते हैं, बिकॉज ये बेस ऐसा, अभी मैंने कुछ आज नया ऐसा नहीं बताया जो आपको 9th में नहीं पढ़ाया गया था या 10th में। 10th वाले ही किया है, और कल से फिर जो करेंगे वो नई चीजें करेंगे। अच्छा, एक चीज और डिस्कस कर लेते, करंट कैरियर्स, दैट इज आल्सो बेसिकली 10th ओनली। मेटल्स में तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो करती है, और सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की प्रॉपर्टी शो करने वाले। तो फिर उनको सेमी इंसुलेटर क्यों नहीं कहते? Why we call them semiconductor and not semi insulator? आजकल उन्हें सेमी इंसुलेटर ही कहते हैं, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज इंसुलेटर्स के साथ मैच करती हैं, कंडक्टर्स के साथ नहीं करती। फर्क सिर्फ ये है, insulators generally start conducting when temperature increases to around 2000 Kelvin. टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। सेमीकंडक्टर में होता है दे स्टार्ट कंडक्टिंग एट अराउंड 300-400 केल्विन, मतलब रिलेटिवली 6 टाइम्स कम टेम्परेचर पे वो कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रॉपर्टी उनकी भी सेम ही होती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। सेमीकंडक्टर का कोई एग्जांपल पता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ग्रुप 4 एलिमेंट्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस व्हिच आर जनरली इंसुलेटर्स but starts conducting when high electric field or high temperature is there. Normally conduct नहीं करते, पर किसी वे में एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो वो कंडक्ट करने लग जाते हैं। उसका रीजन है कि अगर मैं सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखूं, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि इट फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। अगर मैं सिर्फ सेंटर वाले पे फोकस करूंगा, आपने सेमीकंडक्टर थोड़ा सा केमिस्ट्री में पढ़ा है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा? थोड़ा सा पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, Yes. है ना? अब उसको देखो, उसका मतलब क्या था कि हमारा सिलिकॉन का इस एटम को देखो, इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसने 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास इसने 4 बॉन्ड बना लिए। बट जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इनमें से मान लो ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो ये एनर्जी रिलीज होगी। आपने अगर बॉन्ड एनर्जी सप्लाई की तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो उसकी जगह पे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में वैकेंसी आई उसको हम बोल देते हैं होल। तो होल पे चार्ज कितना होना चाहिए? इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया इस जगह ने, पॉजिटिव चार्ज, Positive. होल पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दो तरह के होते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो इसे इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऑपोजिट टू फील्ड, ऑपोजिट।
opposite होल्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब इसका क्या मतलब होता है, होल्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड? वो तो वैकेंसी इन लैटिस स्ट्रक्चर है, वैकेंसी कैसे मूव कर सकती है? मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया इस डायरेक्शन में, वैसे होल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स उसकी वेकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, फिर वहां पे होल मान लो इधर वाला ये वैकेंसी थी, ये इलेक्ट्रॉन ने आके इस वैकेंसी को फिल कर दिया, तो होल यहाँ की जगह इधर शिफ्ट हो गया। होल अपनी पोजीशन चेंज करता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जहां पे होल है उस पे बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, तो उसने कोई नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, तो वो जो वैकेंसी थी वो तो फिल हो गया, अब होल नई जगह पे बन गया। तो होल का कोई मास होता है? होल इज वैकेंसी इन द लैटिस स्ट्रक्चर, तो उसका मास होगा? नो सर, नहीं होगा। अफेक्टिव मास होगा। दो तरह के मास होते हैं फिजिक्स में, मास एंड इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास निकालने का मतलब होता है होल मूव तो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वो एक्सेलरेट भी कर रहे हैं। तो जो मास ऑफ होल होता है इफेक्टिव मास, नॉट एग्जैक्टली मास, इट्स फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। बिकॉज वो उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज था, हम फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो जो उसकी एक्सेलरेशन है वहां से हम उसका मास निकाल सकते हैं। ये जो ये इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी मूवमेंट आसान है। ये होल्स की मूवमेंट आसान नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो होल को फिल करेगा। तो हम कहते हैं जो इफेक्टिव मास ऑफ होल्स होता है वो जनरली इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, वो धीरे मूव करते हैं। बट सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगी वो होती है सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लस होल करंट, क्योंकि मूव तो दोनों कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ा इजीली मूव कर लेते हैं, होल उतना इजीली मूव नहीं कर पाते, पर जो करंट है वो इन दोनों करंट्स का सम होगी। गैसेस में, गैसेस कंडक्ट करती हैं? जनरली नहीं, आयोनाइज होने पर करते हैं। आयोनाइज होने पे करती हैं, और वो आयोनाइज हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे, हाई टेम्परेचर पे हो सकती हैं, एनर्जी सप्लाई करोगे। तो जब आयोनाइज हो जाएंगी तो देन करंट फ्लो इज ड्यू टू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस। व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लिक्विड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ये केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो लिक्विड जो कंडक्ट कर सकते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्ट नहीं कर सकते। जैसे NaCl सॉल्यूशन इज एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, करंट फ्लो इज बिकॉज ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को कंडक्टर्स ऑफ सेकेंड काइंड। फर्स्ट काइंड मेटल्स हो गए, दीज आर कंडक्टर्स ऑफ सेकेंड काइंड। इनके कारण कंडक्टिविटी हमेशा स्मॉल रहती है, रीजन बीइंग बिकॉज आयंस का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। जैसे मैं पूछूं सोडियम पॉजिटिव आयन, इसका मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा, या क्लोराइड नेगेटिव आयन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा? सोडियम आयन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा होता है रफली? एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा। 46,000 टाइम्स। हाँ, रफली 40,000 टाइम्स ज्यादा, बिकॉज उसके अंदर 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। पर 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब है एक प्रोटॉन का मास आपने पढ़ा था 1837 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो बिकॉज उनका मास बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए वो, अब अगर आपने दौड़ना है या मैं फोर्स लगाऊं, जो एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करती है। पतले लोग बहुत तेज दौड़ लेते हैं, जितना आपका मास बढ़ता जाएगा आपको दौड़ने में उतनी मुश्किल आएगी, बिकॉज सेम फोर्स पे कम आता है। सेम फोर्स पे एक्सेलरेशन कम हो जाती है। तो Na पॉजिटिव पे और एक से इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो सेम है,
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, वही चार्ज सोडियम पॉजिटिव आयन पे है या क्लोराइड नेगेटिव आयन पे है, बट उनका क्योंकि मास बहुत ज्यादा है तो they move very slowly. That's why liquids are never used as conductors except mercury because it's a liquid metal. तो वो एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज लिक्विड्स आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर कंडक्टिंग. हम मेटल्स को यूज करते हैं. सो तीन तरह के कंडक्टर्स, मेटल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, गैसेस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, बट वो तब जब वो कंडक्ट करेंगे. लिक्विड्स दो तरह के, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट में इट्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जनरली आयोनिक लिक्विड्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंडक्ट नहीं करते. और सेमीकंडक्टर्स में इट्स द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द होल्स, और टोटल करंट इज सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लस होल करंट. समझ में आया ये पार्ट? पहले इतना लिख लें आज. So you can write current. Current is the, मैंने इसके ना नोट्स भेज दिए, उसमें भी दिए होंगे ऑलमोस्ट सारी चीजें, वहां से भी पढ़ सकते हो. So you can write current. Current is the rate of flow of charge. Current is the rate of flow of charge across. Current is the rate of flow of charge across any given cross section. If a potential difference is applied across. If a potential difference is applied across a given conductor, charges will flow across the conductor till potential difference reduces to zero. Charges will flow across the conductor till potential difference reduces to zero. Therefore, for continuous flow of charge, potential difference has to be maintained. For continuous flow of charge, potential difference has to be maintained across. Potential difference has to be maintained across the conductor. Next paragraph में लिख लो पहले. Average current. Average current. It is the ratio of average current. It is the ratio of total charge which flows across a given cross section. Total charge which flows across a given cross section to the total time in which it flows. For example, if charge delta Q, for सर example, टू द टोटल गिवन क्रॉस सेक्शन के बाद सर आपने क्या to the total time in which it flows. For example, if charge delta Q, for example, if charge delta Q flows across a point in time delta T, then average current is
delta Q by delta T. Average current is delta Q by delta T. Next, instantaneous current. ये नॉर्मली कहीं यूज नहीं होना ये वाला फॉर्मूला, एक्सेप्ट एनसीईआरटी का एक आधा न्यूमेरिकल हो सकता है, हमें नॉर्मली इंस्टेंटेनियस ही चाहिए होती है. The current flowing through the conductor at any given point at one particular instant is called instantaneous current. And mathematically, it is the rate of flow of charge. And mathematically, it is the rate of flow of charge. That is, instantaneous current is dq by dt. Next paragraph में लिखो. Although current has both magnitude and direction. Although current has both magnitude and direction, but it is a scalar quantity. Current has both magnitude and direction, but it is a scalar quantity because it does not follow the laws of vector algebra. As it does not follow the laws of vector algebra. और direction of current क्या होती है? Direction in which positive charges moves या negative charges moves? पॉजिटिव. So normally metals में हमेशा electrons के कारण ही current होती है, तो हमने generally वही पढ़ने हैं. पर करंट की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट, और यू कैन से ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है. सो यू कैन राइट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज the direction of current is always the direction in which positive charges will move in a conductor. The direction in which positive charges will move in a conductor when potential difference is applied across it. The direction in which positive charges will move in a conductor when potential difference is applied across it. Bracket में लिख लो, और bracket में can write, or the direction of conventional current is opposite to the direction of electronic current. Direction of conventional current is opposite to the direction of electronic current. Next is current carriers in substances. Current carriers in substances. आप लास्ट लाइन रिपीट करना ब्रैकेट वाली. The direction of conventional current is always opposite to the direction of electronic current. So first you write in solids. In solids. Bracket में metals लिख लो, because solids में हमने mainly metals के लिए लिख रहे हैं. It's not general solid because semiconductor भी solids ही होते हैं. In metallic substances, the current carriers are the free electrons, हम किनको बोलते हैं? Valence electrons which are loosely attached to the individual atom. Bracket में लिख सकते हो.
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ब्रैकेट में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूजली अटैच्ड विद द इंडिविजुअल एटम्स. ब्रैकेट क्लोज करके आगे, एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर free to move throughout the volume of conductor, and these free electrons are free to move throughout the volume of conductor. अब ऐसा मेरे को बता सकते हो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आ जाते? अगर मेरे पास ये मेटल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं 10⁻⁶, तो यहाँ से बाहर क्यों नहीं आ जाते? बिकॉज आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ना, बाहर निकलने के लिए इन्हें एनर्जी चाहिए होती है. अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रहा, मैं जनरल बोल रहा हूँ, मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है तो ये रिक्वायर एनर्जी, जिसको आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन बोला था, याद है? यस. जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो फ्री निकलते हैं या बाउंड निकलते हैं? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स. नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सर उसमें तो वैलेंशियल लिखा है. नहीं, आपको मतलब पता होना चाहिए. और क्यों मिनिमम एनर्जी चाहिए? क्यों ऐसे ही क्यों नहीं आ जाते? इतनी तो स्पीड है, बाहर आ जाए. इतनी ज्यादा स्पीड है, निकलते नहीं इधर से, सारी साइड से बाहर. Why they require energy? आपकी बॉडी भी कंडक्टिंग है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं. ये पता है ना आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स हैं यस. और फ्री भी हैं. तो जो फ्री हैं, फ्री टू मूव इनसाइड कंडक्टर लिखा मैंने. व्हाई नॉट आउटसाइड कंडक्टर क्यों नहीं लिखा? बाहर क्यों नहीं आएंगे? मान लो आ गया, तो यहाँ चार्ज कौन सा आया? जहां से इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव. उसको वापस अट्रैक्ट कर लेगा. ऐसा नहीं है कि बाहर आते नहीं है. The positive charge which is dwelled on the metal surface, it attracts them back. So to overcome this attractive force, they require certain energy. कभी भी जो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटॉन स्ट्राइक करने से वो नहीं निकलते. ऐसा क्यों? बाउंड वाले निकलेंगे जो वैलेंस चलते पर बाउंड थे. फ्री वाले क्यों नहीं निकलेंगे जो ऑलरेडी फ्री हो चुके थे? उनको निकालना तो आसान होना चाहिए. एक बार लाइन रिपीट कर सकते हो? मैं आपसे कह रहा हूं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बाउंड इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो ऑलरेडी फ्री हो गए हैं वो नहीं निकलते. बेसिकली अगर बाउंड इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको जब एनर्जी दोगे तो आपको दो चीजें करनी है. एक तो उसको एटम से फ्री करना है, फिर उसको मेटल से भी बाहर निकालना है. जो ऑलरेडी फ्री है उसको तो सिर्फ मेटल से ही बाहर निकालना है, तो उसको बाहर निकालना आसान है. तो वो क्यों नहीं बाहर आता? ये वो मूव कर रहे होते हैं इसलिए लाइट तो फोटोन से स्ट्राइक करने की चांसेस कम है. अच्छा, Photon. चांसेस कम है क्योंकि वो मूव कर रहे हैं. वेरी गुड. +1 की फिजिक्स का सत्यानाश. अच्छा रीजन बताओ ना. अच्छा, एक काम करना, अभी घर में कोई और मेंबर होगा आपके, उसकी हेल्प चाहिए होगी थोड़ी सी आपको. एक एक्सपेरिमेंट के लिए उसकी हेल्प नहीं चाहिए, दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए. अभी क्लास खत्म होती है, दीवार पे जोर से मुक्का मारना. एक्सपीरियंस द फोर्स विच योर हैंड फील. दूसरी बात, ये आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है तो उसको बोलो एक हैंकी ऐसे हवा में पकड़े और हैंकी को मारना. चोट कब लगेगी? वॉल. हैंकी में क्यों नहीं लगी? अच्छा, जितनी फोर्स आपके हाथ पे लगी दीवार पे मारने पे, उतनी फोर्स दीवार पे भी लगी होगी. यस. न्यूटन का लॉ, थर्ड लॉ. हैंकी पे मारा तो आपके हाथ पे कम फोर्स लगी, तो हैंकी पे भी कम ही लगी होगी. यस. मतलब जो चीज फ्री टू मूव होती है उस पर एनर्जी ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं होता.
इट्स नॉट इजी बिकॉज वो आगे स्लाइड हो जाती है। जो चीज फिक्स्ड है ना उसको एनर्जी देना आसान है। आप इसको प्रैक्टिकली सोच के देखो। फायर वॉकर्स देखें आपने, आग पे चलते हैं जो, वो आग पे दौड़ के क्रॉस करते हैं, क्यों? या और आसान एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, अगेन घर में परफॉर्म कर लेना। अभी डिनर टाइम है, ऐसे तवा पता है सबको क्या होता है, देखा है ना सबने? जब वो गर्म हो जाएगा ना, उसके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ अपनी फिंगर मूव करना तेज तेज, आपको ज्यादा गर्म नहीं लगेगा। वो एक जगह पे रख देना फिंगर, फिर वो एनर्जी ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी जल्दी। फायर वॉकर्स भी दौड़ते हैं उसके ऊपर, बिकॉज टाइम, इट टेक्स टाइम फॉर एनर्जी टू ट्रांसफर। और ये जो कोलिजन का एक्सपेरिमेंट है, इसमें होता है अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको आप एनर्जी नहीं दे पाते, बिकॉज आप मारते हो तो वो आगे स्लाइड हो जाती है। इसीलिए हैंकी पे मारने पे चोट नहीं लगेगी, क्योंकि आप उसको फोर्स नहीं लगा रहे, आप उसको एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे, और दीवार पे कर पाओगे। तो सिमिलरली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफर करना आसान होता है एज रिलेटिव टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और उनको हम बाहर निकालते हैं। सो क्या लिखा था मेटल्स में? मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर। नेक्स्ट लिखो सेमीकंडक्टर्स। जल्दी से लिखा दूंगा, बस यही लिखा के फिर कल की क्लास में लिख लेंगे। Semiconductors. In semiconductors, both electrons and holes, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा रहा हूँ सेमीकंडक्टर का, बिकॉज अगेन सेमीकंडक्टर इज अ कंप्लीट यूनिट हमारे सिलेबस में, तो तब डिटेल में पढ़ेंगे। इन सेमीकंडक्टर बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एक्ट एज करंट कैरियर्स। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एक्ट एज करंट कैरियर्स। Liquids. Next is liquids. Liquids are of two types. Liquids are of two types. First is electrolytes. Electrolytes are the substances through which current can flow. Electrolytes are the substances through which current can flow in the form of positive and negative ions. In the form of positive and negative ions. Whereas की जगह सेकंड में लिख लो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. Non-electrolytes are the substances which don't conduct electricity. Non-electrolytes are the substances which don't conduct electricity. Which don't conduct electricity. Next is gases. In gases, under normal conditions, there are no current carriers and they act as insulators. Whereas gases can be ionized by X-rays or by applying high potential difference. आयोनाइज होने के बाद करंट कैरियर्स कौन से होंगे? आयोनाइज का मतलब क्या?
आयंस होंगे सर। and electrons. आयोनाइजेशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? सर एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। Ionization of gas. So we say it's the electrons and the positive ions because molecules में से आपने electrons remove किए तो electrons और जो पीछे बचा वो positive ions. So again, once ionized, current carriers are free electrons and once ionized, current carriers are the free electrons and the positive ions of gases. Units of current भी लिख लो अब 2 मिनट लगेंगे. Units of current SI में कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, CGS में स्टार्ट कूलम पर सेकेंड और स्टार्ट एम्पियर और CGSM में ab ampere. So you can read units of current. Units of current. In SI कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, CGSC स्टार्ट कूलम पर सेकेंड और स्टार्ट एम्पियर, और AB एम्पियर. कन्वर्जन अगर हम लिखेंगे तो 1 coulomb is how many start coulomb? और कभी भी CGSC को CGSM में चेंज करना है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो किसी भी यूनिट को. तो इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है CGS में 3 into 10 to the power 10 तो 1/10 आ जाएगा. 1/10 ab ampere. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं. आज तो ज़्यादा टाइम इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी है जो 10th में पढ़ा था उसको देख रहे थे. कल से शुरू करेंगे ओम्स लॉ से. एंड ओम्स लॉ जो आपने 10th में पढ़ा दैट वाज बेसिक. तो उसमें डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं. वायर को मतलब मेल्ट कर दिया, नई वायर बनाई, तो उस तरह की चीज़ें मतलब साथ में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. ओम्स लॉ के ग्राफ, ओमिक कंडक्टर के, नॉन ओमिक कंडक्टर के, एंड देन वी विल मूव अहेड.